भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण कहाँ किया गया है? ये आयरलैंड से किया गया है। राज्य का जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, ठीक है, स्टेट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का जो दिया हुआ है आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। स्टेट प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है दिया हुआ है आयरलैंड से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया है। भारतीय संविधान में राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है कहाँ से ग्रहण किया गया? आयरलैंड से किया गया है। इसका भाग 4 में वर्णित है, ठीक है, 36 से 51 तक के अनुच्छेद में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? भाग 4 में है। राज्य नीति निर्देशक तत्व मूल अधिकार भाग 3 में, नागरिकता भाग 2 में है, ठीक है। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? 36 से 51 तक में है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल दिया हुआ है, ठीक है, 36 से 51 तक में। सी दोस्तों, चौथा क्वेश्चन, संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क व उद्देश्य को प्रतिबिंबित करता है? तो राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है ये जो है संविधान निर्माताओं का मस्तिष्क व उद्देश्य को प्रतिबिंबित करता है। मस्तिष्क और उद्देश्य को प्रतिबिंबित करता है। मस्तिष्क और उद्देश्य को क्या करता है? प्रतिबिंबित करता है। मस्तिष्क और उद्देश्य को क्या करता है? प्रतिबिंबित करता है। संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्य को प्रतिबिंबित करता है। राज्य का नीति निर्देशक तत्व, राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है वह संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्य को प्रतिबिंबित करता है, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित है? तो इसमें कौन कौन सा इंक्लूजन है? राज्य का ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो दिया हुआ है, ठीक है, इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के किन किन प्रकार का जो सिद्धांत है, थ्योरी है, ठीक है, वो उसमें इंक्लूजन है। तो इसमें आर्थिक सिद्धांत भी इंक्लूजन है, सामाजिक सिद्धांत भी इंक्लूजन है और प्रशासनिक सिद्धांत भी इंक्लूजन है, अंतर्निहित है, ठीक है, अंतर्निहित है। राज्य का नीति निर्देशक तत्व में कौन कौन प्रकार का सिद्धांत अंतर्निहित है? तो सामाजिक आर्थिक प्रशासनिक, ठीक है, सोशोलॉजिकल थ्योरी, एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी या पॉलिटिकल थ्योरी एंड इकोनॉमिकल थ्योरी, ये तीनों ही इंक्लूजन है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना उद्देश्य है, ठीक है। नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? इसको कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के पीछे उद्देश्य है और मस्तिष्क और उद्देश्य को प्रतिबिंबित करता है। संविधान के निर्माताओं का कौन? तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है ये संविधान के निर्माताओं का जो मस्तिष्क व उद्देश्य को प्रतिबिंबित करता है। संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? तो सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र यानी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक लोकतंत्र को स्थापना करना है, ठीक है। लेकिन गांधीवादी आदर्शों के अनुरूप लोकतंत्र की स्थापना ये नहीं है। सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने का उद्देश्य पीछे यही उद्देश्य है। नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। यह कथन किसका है? के टी शाह का। ये इकोनॉमिक्स भी थे दोस्तों, याद रखिएगा।
इकोनॉमिस्ट भी कहा जाता है। के.टी. शाह को राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है एक चेक की भांति है कि जैसे चाहे वैसे हम लिख देते हैं ना चेक पर, उसी प्रकार का अगर बैंक का सुविधा अनुसार की जाएगी। के.टी. शाह ने कहा था राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में कि यह एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। ओके, बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। राज्य का नीति निर्देशक तत्व के बारे में बोला था के.टी. शाह ने। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावी बनाया? तो 42वां संविधान संशोधन जो था जो अधिक प्रभावी बनाया, 42वां संविधान संशोधन जो था अधिक प्रभावी बनाया, यानी 1976 वाला। नीति निर्देशक तत्वों को वैल्यू दिया मूल अधिकार के तुलना में। नीति निर्देशक तत्व जो 42वां संविधान संशोधन था वो वैल्यू दिया किसके तुलना में? मौलिक अधिकार के तुलना में। डायरेक्टिव प्रिंसिपल को ज़्यादा वैल्यू दिया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल को ज़्यादा वैल्यू दिया गया, ठीक है। यानी नीति निर्देशक तत्वों को ज़्यादा वैल्यू दिया गया किससे? मौलिक अधिकार से। ओके, ये 1976 के अंतर्गत में बताया गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान में कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? तो नीति निर्देशक तत्व जो है समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने का प्रेरणा देता है। समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा कौन देता है? नीति निर्देशक तत्व। समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा कौन देता है? नीति निर्देशक तत्व। समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा कौन देता है? नीति निर्देशक तत्व। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया गया है नीति निर्देशक तत्व में। कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया गया किस में? नीति निर्देशक तत्व में। नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है? वाद योग्य नहीं है। नीति निर्देशक तत्व है जो बदलने योग्य नहीं है, इसलिए वाद योग्य नहीं होगा। नीति निर्देशक तत्व जो है वाद योग्य नहीं है। नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, ठीक है। और कल्याणकारी राज्य का आदेश देता है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्वों को क्रियान्वयन निम्न में से किस पर निर्भर करता है? तो सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करता है। सरकार के पास जैसा संसाधन रहेगा उस प्रकार नीति निर्देशक तत्व का यूज करेगा, ठीक है। यानी सरकार नीति निर्देशक तत्वों का जो क्रियान्वयन है, ठीक है, काम करने का जो प्रोसेस है वह किस प्रकार निर्भर करता है? तो सरकार के पास जो उपलब्ध संसाधन है उस पर निर्भर करेगा नीति निर्देशक तत्व का क्रियान्वयन। नीति निर्देशक का क्रियान्वयन बोल रहा, किसका? क्या क्रियान्वयन के बारे में, कि वह कैसे काम करेगा। तो सरकार के पास जितना जो संसाधन रहेगा उसी के आधार पर काम करेगा या वैसा ही काम करेगा। मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है? देखिए, मूल अधिकार जो है बदला जा सकता है, लेकिन नीति निर्देशक बदला नहीं जा सकता, ठीक है। जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं बदला जाएगा। मूल अधिकार बाध्य योग्य है, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व बाध्य योग्य नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व बाध्य योग्य नहीं है, जबकि मूल अधिकार बाध्य योग्य है। मौलिक अधिकार एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व के विषय में कौन सा कथन सही है? तो वे एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है, एक दूसरे का पूरक है। मौलिक अधिकार और राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है वह एक दूसरे का क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब पूरक है, ठीक है। यानी फंडामेंटल राइट एंड स्टेट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो दिया हुआ है, ये दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री माना गया है, यानी एक दूसरे का पूरक है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर दोनों के बीच में है। मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्व कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर है दोनों, ठीक है, एक दूसरे का पूरक है। कल्याणकारी नीति निर्देशक तत्व व मौलिक अधिकार दोनों एक दूसरे का क्या है? पूरक है। एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श से वर्णित है किस में? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में वर्णित है। कल्याणकारी राज्य का निर्देश आदर्श किस में वर्णित है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में वर्णित है। नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? तो कुछ का हो सकता है, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है स्टेट पॉलिसी का, उसको क्रियान्वयन करने के लिए मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? तो हाँ, हो सकता है, लेकिन कुछ का हो सकता है। हाँ, और कुछ का लिखा हुआ है तो कुछ का चुनना सही होगा, ठीक है। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है किस में? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। 51 अनुच्छेद में भी बताया गया है दोस्तों, 51 में।
अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा देना, प्रोत्साहन देना सन्निहित राज्य के नीति निर्देशक तत्व में वर्णित है। आर्टिकल 51 में समान कार्य के लिए समान वेतन के संविधान ने सुनिश्चित किया है। ये क्या है? राज्य की नीति निर्देशक तत्व ने वर्णित किया है। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है समान कार्य के लिए समान वेतन। समान कार्य के लिए समान वेतन क्या है? राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। ठीक है। काम का अधिकार आर्टिकल 41 में भी बताया गया है। भारतीय संविधान के नियोक्ता भागों में से किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में वर्णित है। ठीक है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस एक में न्यायपालिका और कार्यपालिका को पार्थक्य का प्रावधान है, यानी अलग अलग रखना है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में वर्णित है। न्यायपालिका को और कार्यपालिका को दोनों अलग अलग रखा गया है। ठीक है। राज्य के नीति अलग अलग रखा है किसने? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में वर्णित है। ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अलग रखने का प्रावधान है। भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य रूप से सम्मिलित किया गया है? तो किस रूप में भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत है किस रूप में सन्निहित किया गया है? तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना के रूप में किया गया है। भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य रूप से सम्मिलित किया गया है? तो कल्याणकारी राज्य के लिए स्थापना किया गया है। कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए किया गया नीति निर्देशक सिद्धांत का मुख्य कारक है ये भारतीय संविधान में। मूलभूत संविधान में कौन सा भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में मूलभूत संविधान में भाग में राज्य के लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई। राज्य की नीति निर्देशक तत्व में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना किसमें सम्मिलित की गई है? तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व में सम्मिलित की गई राज्य लोक कल्याण की संकल्पना। राज्य लोक कल्याण की संकल्पना यानी कल्याणकारी राज्य की संकल्पना राज्य की नीति निर्देशक तत्व में वर्णित है, जो आर्टिकल 38 बोलता है। संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत देता है? तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है जो नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत देता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है आर्थिक न्याय प्रदान करने का कौन देता है? तो कौन देता है दोस्तों? ए राज्य के नीति निर्देशक तत्व देता है आर्थिक न्याय प्रदान करने का। आर्थिक न्याय प्रदान करने का राज्य के नीति निर्देशक तत्व बोलता है आर्थिक न्याय प्रदान करता है। आर्थिक न्याय प्रदान कौन करता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट है कौन सा राज्य नीति का निर्देशक सिद्धांत नहीं है? तो कौन नहीं है? निजी संपत्ति की समाप्ति जो है राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है। राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है? ये निजी संपत्ति है नहीं है। बाकी अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहन देना ये राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। निजी संपत्ति का समाप्ति ये जो है राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है। ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी का हिस्सा नहीं है निजी संपत्ति की समाप्ति, लेकिन 14 वर्ष तक बच्चे को निःशुल्क अनिवार्य देना ये नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा है। आर्टिकल 24 भी बोलता है। ठीक है। निःशुल्क शिक्षा देने का। 23 जो है शोषण से बचाव है। गोवध भी राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है। गोवध को निषेध करना भी राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है। गोवध करना भी राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। गोवध भी करना राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है कौन? वैज्ञानिक मनोभाव का विकास करना ये राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है। वैज्ञानिक मनोभाव का विकास करना ये राज्य का डायरेक्टिव प्रिंसिपल का हिस्सा नहीं है। ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का हिस्सा कौन नहीं है? तो वैज्ञानिक मनोभाव का विकास करना। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का कौन हिस्सा नहीं है? तो वैज्ञानिक मनोभाव का विकास करना। हाँ, ये है पोषाहार के स्तर को ऊपर उठाना ये स्टेट पॉलिसी का है। ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल का है हिस्सा पोषाहार के ऊपर को उठाना ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल का है हिस्सा।
डायरेक्टिव प्रिंसिपल का है हिस्सा नीति निषेध तत्व जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल का है हिस्सा क्या? पोषाहार के स्तर को ऊपर उठाना, पोषाहार को स्तर के ऊपर को उठाना, पोषाहार जो स्तर है उसके ऊपर उठाना किसका हिस्सा है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल का हिस्सा है। कमज़ोर श्रेणी के लिए आर्थिक हित को बढ़ाना, ये है कमज़ोर श्रेणी के लिए आर्थिक हित को बढ़ाना, ये भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल का हिस्सा है। कमज़ोर श्रेणी के आर्थिक हित को बढ़ाना, ये भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल का हिस्सा है। कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखना भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल का ही हिस्सा है। कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग रखना, ये भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल का हिस्सा है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है? तो 26 का डी है कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन। राज्य के नीति तत्व में है लेकिन मूल अधिकार में नहीं है। ठीक है, कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देना मूल अधिकार नहीं है बल्कि नीति निर्देशक तत्व होता है। ठीक है, कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देना ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल का हिस्सा है, ना कि मूल अधिकार का हिस्सा है। कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन देना ये नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा है, ना कि मूल अधिकार का प्रोत्साहन देना। हाँ, आने जाने का अधिकार मूल अधिकार है। अस्पृश्यता जो आर्टिकल 17 के बारे में बोलता है। और धर्म की स्वतंत्रता तो है, ये है वो आपको पता है। 29 किसी नीति निर्देशक तत्व को प्रायः समाजवादी माना जाता है। क्यों? ग्राम पंचायतों की स्थापना के कारण समाजवादी माना जाता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल को सोशोलॉजिकल क्यों माना जाता है? ग्राम पंचायतों की स्थापना को लेकर के। ठीक है, ग्राम पंचायतों की स्थापना को लेकर के क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल को सोशोलॉजिकल माना जाता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल को सोशोलॉजिकल क्यों माना जाता है? ग्राम पंचायतों की स्थापना को लेकर के डायरेक्टिव प्रिंसिपल को प्रायः सोशोलॉजिकल क्यों माना जाता है? तो ग्राम पंचायतों की स्थापना को लेकर निजी का निर्देशक सिद्धांत में प्रायः समाजवादी माना जाता है। ग्राम पंचायतों की स्थापना को लेकर के ये नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना जाता है। प्रायः क्या माना जाता है? समाजवादी माना जाता है नीति निर्देशक सिद्धांत को। ग्राम पंचायतों की स्थापना को लेकर के निम्नलिखित निर्देशक सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा गया है? तो कौन सा कहा गया है? 28 का बी कहा गया, स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायतों का गठन, ये गांधीवादी सिद्धांत है। यानी ग्राम पंचायतों का गठन ये किसका सिद्धांत है? गांधीवादी सिद्धांत है। ठीक है, स्वशासन के प्रभावी एकलों में यानी उसका स्वयं का शासन हो, गाँवों का प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायतों का संगठन, ये गांधीवादी सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, गांधीवादी सिद्धांत क्या कहा था? कहा था कि स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायतों का गठन हो, स्वशासन के प्रभावी एकलों में। ठीक है, स्वयं शासन का प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायतों का गठन हो, यह गांधीवादी सिद्धांत कहलाता है। कि मतलब ग्राम पंचायतों का स्वयं का शासन हो। ठीक है, गांधीवादी सिद्धांत कहता है। गांधीवादी सिद्धांत क्या कहता है? स्वयं शासन हो ग्राम पंचायतों का। ठीक है, स्वयं शासन हो ग्राम पंचायतों का, संगठन का स्वयं शासन हो, ग्राम पंचायतों के संगठन का क्या हो? स्वयं शासन हो, ये गांधीवादी सिद्धांत कहलाता है। नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? तो नीति निर्देशक तत्व जो है किसके लिए है? तो राज्य के लिए। नीति निर्देशक तत्व महत्व किसके लिए है? तो राज्य के लिए है। नीति निर्देशक तत्व महत्व किसके लिए है? राज्य के लिए है। नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? राज्य के लिए। भारत में किस राज्य में समान नागरिकता संहिता लागू है? तो गोवा में। ठीक है, समान नागरिकता संहिता किस में है? यूनिफॉर्म सिविल कोड कहाँ लागू है? गोवा में। यूनिफॉर्म सिविल कोड कहाँ लागू है? गोवा में। यूनिफॉर्म सिविल कोड कहाँ लागू है? गोवा में लागू है समान नागरिकता संहिता, गोवा में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? तो 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुसार किस वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देने की व्यवस्था की जाती है? तो निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है 14 वर्ष तक के बच्चों को। ठीक है,
किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? 14 वर्ष तक के बच्चों को। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से अलग है? तो 32 का सी है दोस्तों। राज्य के नीति सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मूल अधिकार को परिवर्तन किया जा सकता है। मूल अधिकार को परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन नीति निर्देशक सिद्धांत को परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तत्वों को मूल अधिकारों से वरीयता प्रदान करता है? तो कौन प्रदान करता है? तो 33 का 42वां है। ठीक है, टकराव की दिशा में किसके टकराव? तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल अगर टकराता है फंडामेंटल राइट से, तो वेटेज किसको देना है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल को। तो 42वां संविधान संशोधन बताता है। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था, इसमें ये बताया है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल को ज़्यादा वैल्यू देना है फंडामेंटल राइट से। ठीक है, फंडामेंटल या राइट यानी मूल अधिकार से ज़्यादा वरीयता देना है किसको? डायरेक्टिव प्रिंसिपल को। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को ज़्यादा वैल्यू देना है 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत में। टकराव की दशा में राज्य की नीति निर्देशक तत्व को मूल अधिकारों से पर वरीयता प्रदान की गई है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा टकराव की दशा में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को वरीयता दी गई है मूल अधिकार की तुलना में। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में वर्णित है? कल्याणकारी राज्य बोल रहा है तो 39 बोल रहा है दोस्तों। इसमें ऐसे 38 है, ठीक है, लेकिन 39 ऑप्शन है तो 39 मारिएगा। 34 का बी होगा। ठीक है, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस में है? तो 39 में। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस में है? 39 में। ठीक है, 51 तो आपका अंतर्राष्ट्रीय कानून से संबंधित है। ओके, समान न्याय निःशुल्क विधि सहायता प्राप्त करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 39 के ए में है। समान न्याय और निःशुल्क विधि, समान न्याय निःशुल्क विधि, समान न्याय और निःशुल्क लॉ के सहायता का प्रावधान किस में है? तो अनुच्छेद 39 के ए में है। संविधान निम्नलिखित में अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 40 देता है। भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कही गई है। तो अनुच्छेद 44 में देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड को ट्रिक बता रहे हैं दोस्तों। तो यूनिफॉर्म बोल रहा है यानी बराबर बराबर रहेगा, तो बराबर बराबर 4 जो है आपका बराबर बराबर दिख रहा है। ठीक है, 44वां। तो आप इसे शॉर्टकट याद कर सकते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बताता है। अनुच्छेद 44वां जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करता है। संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखने का उल्लेख किया गया है? तो किस में किया गया? 38 का डी है दोस्तों। 50वां जो न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखता है। ठीक है, कोर्ट को न्यायपालिका को एग्जीक्यूशन से अलग रखता है। ठीक है, कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग रखने का प्रावधान किस में? अनुच्छेद 50 में। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखने का प्रावधान किस में है? आर्टिकल 15 में। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखने का प्रावधान किस में है? आर्टिकल 15 में। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखने का प्रावधान किस में है? आर्टिकल 50। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखने का प्रावधान किस में है? 50 में है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के संवर्धन से है? तो बता चुके हैं 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के संवर्धन से है, तो आर्टिकल 51 है। और 50 जो है क्या कहता? कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग रखता है, आर्टिकल 50 बोलता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन किस में है? तो 51 में है। ओके, 51 जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन संबंधित है। अब 50 जो है न्यायपालिका को और कार्यपालिका को अलग रखा गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा दुर्बल वर्गों के शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान किया गया है? तो दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रावधान किया गया है किस में? तो 40 के बी में दोस्तों, अनुच्छेद 46 में। दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रावधान अनुच्छेद 46 में। दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा प्रावधान अनुच्छेद 46 में है। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई? अनुच्छेद 46 में।
आर्टिकल 46 में जो है दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान किया गया है। ठीक है, जो कमज़ोर वर्ग है उसके शिक्षा संबंधी प्रावधान किया गया है 46 में। ओके, 46 में क्या है, दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा संबंधी प्रावधान है। दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा संबंधी आर्टिकल 46 में किस में है? आर्टिकल 46 में दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा संबंधी प्रावधान किस में है? आर्टिकल 46 में दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा संबंधी प्रावधान किस में है? आर्टिकल 46 में है। या काम करने के अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित है। ओके, उसमें से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया? तो 41 में रखा गया। काम करने का अधिकार जो है किस में रखा गया है? तो 41 में रखा गया। 41 का क्वेश्चन सी बोल रहा है। आर्टिकल 41 काम करने का अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? आर्टिकल 41 के तहत काम करने के अधिकार को रखा गया। आर्टिकल 41 के अंतर्गत में 41 में रखा गया। काम करने का अधिकार 41 में, काम करने का अधिकार 41 में है। किस में है काम करने का अधिकार? ठीक है, अनुच्छेद किसके अंतर्गत है? 41 में। अनुच्छेद 41 जो है काम करने का अधिकार। 40 जो है गाँव को संगठित करने का आधार, यानी गाँव को गठन करने का अधिकार। 44वां है सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड है। तो अनुच्छेद 48 है कृषि एवं पशुपालन का गठन करना। अनुच्छेद 48 क्या है? कृषि एवं पशुपालन का गठन करना। अनुच्छेद 48 जो है कृषि एवं पशुपालन का गठन करना। अनुच्छेद 48 किसका है? कृषि एवं पशुपालन का गठन करना। अनुच्छेद 48 किसका है? कृषि एवं पशुपालन गठन करने का आर्टिकल कौन है? 48। कृषि एवं पशुपालन गठन करने का आर्टिकल कौन है? 48 है। कृषि एवं पशुपालन का गठन करने का आर्टिकल कौन है? 48 है। कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है? तो मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधि है, उसके औषधीय प्रयोजन में भिन्न उपयोग पर रोक है। ठीक है, कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल है, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल में कौन शामिल है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में कौन शामिल है? मादक पेय पदार्थ है, जैसे नशीला पदार्थ है, और स्वास्थ्य के लिए जो हानिकारक जो औषधि है उस पर रोक है। यह किसके अंतर्गत में आता है? यह डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंतर्गत में आता है। ठीक है, ऑप्शन 2 43 का आंसर होगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंतर्गत में जो मादक पेय है, यानी नशीला पदार्थ है या नशीला ड्रग है, उसे लेने के लिए रोक है। किसमें? तो भाग 2 में नीति निर्देशक तत्व में डायरेक्टिव प्रिंसिपल में है। निम्नलिखित कथनों में विचार करना है। तो 44वां बी है। ठीक है, केवल 2 भारत के संविधान पिछड़े वर्गों को परिभाषित नहीं किया गया है, जबकि भारतीय संविधान पुरुषों एवं महिला को समान कार्य के लिए समान वेतन देने को बढ़ावा देने के लिए उपबंध नहीं है। ठीक है, उपबंध नहीं है, किया हुआ है। नेक्स्ट है, कौन राज्य की नीति निर्देशक तत्व को सम्मिलित नहीं किया है? तो 45 का बोल रहा है दोस्तों, 45 का डी होगा। ठीक है, सूचना का अधिकार राज्य के डायरेक्टिव प्रिंसिपल में नहीं है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में कौन नहीं है? तो सूचना का अधिकार नहीं है। ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन का अधिकार नहीं है, लेकिन राइट टू वर्क है, मद्य निषेध पर रोक है, समान कार्य के लिए समान वेतन है। ठीक है, इसलिए 44वां का आंसर तो पहला क्या है? गलत हो जाएगा, लेकिन दूसरा का क्या है? सही है। ठीक है, 44वां वाला दोस्तों, तो ऑप्शन बी सही है 44 का। 45 का बोल रहा है राइट टू जो इन्फॉर्मेशन है वो अधिकार नहीं दिया गया है। राइट टू जो इन्फॉर्मेशन है वो अधिकार नहीं दिया गया है नीति डायरेक्टिव प्रिंसिपल को, लेकिन काम का अधिकार दिया गया है, मद्य निषेध का कार्य दिया गया है, समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया है। कौन सा एक संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल तत्वों में नहीं जोड़ा गया है? तो 46 का सी, सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल में नहीं है। 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था शोषण से युवाओं तथा बच्चों की सुरक्षा करना, हाँ है। समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सलाह, हाँ है 39 के ए में। उद्योग प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी है, हाँ है।
भारत में कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। कल्याणकारी राज्य होने का विचार किस में पाया जाता है? तो नीति निर्देशक तत्व में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में बताया गया कल्याणकारी राज्य होने का विचार। हालांकि 39 में दिया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन में बुक के हिसाब से, लेकिन 38 भी सही होगा। ठीक है, काम का अधिकार 41 में दिया हुआ है, मौलिक अधिकार। आप बताइए।